Assalamu alaikum, my dear students. Myself Zahid sir, and I will start a new lecture series on cell biology. तो बेटे जैसा कि आपको पता है, चाहे आप नीट की बात करो या बोर्ड की बात करो, बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, जहां से आपकी बेस सेट होगी सारे जो भी ज़ूलॉजी के लेक्चर्स होंगे उनके लिए. तो बेटे आज जो मैं शुरुआत करूंगा इसके पहले यूनिट से, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो बेटा अगर हम इस यूनिट को समझेंगे, सबसे पहले इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओवरव्यू सेल के बारे में, ये सेल होती क्या है और सेल के टाइप्स क्या है. और उसके बाद बेटा जब हम आगे जाएंगे लेक्चर्स में, हम देखेंगे कि जो एक सेल होती है उनकी आउटर बाउंड्रीज क्या होती है. जैसे प्लांट्स में हमें सेल वॉल मिलता है और एनिमल्स में हमें सेल मेम्ब्रेन मिलता है, ठीक है. उसके बाद बेटा हम इसके अंदर जाएंगे, सेल के अंदर फर्दर डिटेल्ड जाएंगे और हम बेटा ऑर्गेनल्स की बात करेंगे. हम देखेंगे ये ईआर क्या होता है, गोल्गी क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं. उसके बाद बेटा हम लास्ट में कुछ डिफरेंट ऑर्गेनल्स देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस. सो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले लेक्चर से, दैट सेल. बेटा अगर आप सेल की डेफिनेशन पे जाओगे तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो आप में होंगे उनको पता होगी कि सेल जो है बेटा ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. किसका? लाइफ का. बेटा बचपन से हमें डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि जो सेल है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन बेटा आज हम समझेंगे क्यों एक सेल को हम रिगार्ड देते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आज हम इस पॉइंट को बेटा थोड़ा बहुत और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर मैं आपको बता दूं बेटा, आपको पता होनी चाहिए, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे बेटा, आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनको आप बोलते हो लिविंग, और बेटे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप बोलते हो नॉन लिविंग. अब सवाल ये उठता है बेटा, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में? बड़ा सिंपल जवाब है इसका. बेटा आपको पता है, बचपन से ही आपको फीड किया गया है, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर बेटा आपको लाइफ मिलती है, ठीक है. और बेटा जो भी कोई नॉन लिविंग होता है इसके अंदर आपको लाइफ नहीं मिलती है. अब पहला क्वेश्चन यही उठेगा ना, सर आपने जो पहले यहां पे लिखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या सेल के साथ कोई जिंदगी का कनेक्शन है? क्या सेल एंड लाइफ कनेक्टेड है? हां बेटा इसका प्योर जवाब है. देखिए क्यों. अगर आप बेटा लिविंग द वर्ल्ड, जो वो लिविंग पहला वाला चैप्टर है आपके पास, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, उसमें अगर आपको टीचर पढ़ाता है डिफरेंट सेक्शंस में, आपको टीचर वहां पे एक चीज जरूर सिखाता है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग, जो फीचर्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के. बेटा उसमें ग्रोथ भी आती है, उसमें रिप्रोडक्शन भी आती है, मगर बेटा ये कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जो एक इंसान में होती है दैट इज मेटाबॉलिज्म. सो जब भी आप मेरे बेटे मेटाबॉलिज्म की बात करते हो, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जितनी भी रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर चलती है, जो मुझे जिंदा रखती है, उनको आप बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. अब बेटा अगर मेरी जिंदगी के लिए रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सवाल उठेगा सर ये हमारी बॉडी में होती कहां पे? अगर आप प्रॉपर जवाब देखोगे बेटा, ये सेल के अंदर होती है सारी रिएक्शंस. सर क्या मतलब? मतलब अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी है वो सेल के अंदर होती है, इसका मतलब बेटा मेटाबॉलिज्म की वजह से मैं लिविंग हूं ना, और मतलब सेल की वजह से मैं लिविंग हूं ना. सो इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक एक पॉइंट लिखती है, जो भी सेल से छोटा स्ट्रक्चर होता है वो लिविंग नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बेटा रिएक्शंस होने के लिए, मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है. और अगर आप थोड़ा और डिटेल जाओगे तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो होना बहुत जरूरी है. सो इसी चीज को बेटा हम इसी बेसिक्स को आगे ले जाएंगे. इसी लेक्चर सीरीज में हम ये सारी चीजें समझेंगे कि सेल जो है हम कैसे इसके बेटा डिटेल्ड प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे, बहुत ही डिटेल्ड हम जाएंगे. सो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में, अभी तक मैंने अभी शुरुआत नहीं की है बेटा, अब मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं यहां से. देखिए बेटे पहला टॉपिक हमारा जो सेल है, आपको अभी तक इतना समझ में आया, सर सेल और लाइफ का कोई कनेक्शन है? सर हमने समझा इतना कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी सम टोटल ऑफ रिएक्शंस होती है, सर वो सेल के अंदर होती है. समझ में आया? और मेटाबॉलिज्म की वजह से मैं लिविंग हूं, मैं कह सकता हूं कि सेल की वजह से मैं लिविंग हूं. अब बेटा ध्यान से हम देखेंगे,
आगे जाके अगर आप थोड़ा और इसको डिटेल में समझोगे, आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे बेटा आपके पास एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। बहुत बार आपने इसका नाम सुना है। बेटा अमीबा जो है ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खाली एक सेल का बना है, एक ही सेल का बना है, यूनिसेल्यूलर है, लेकिन बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है। आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है जो अमीबा है वो बेटे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है, वो बेटा किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी जो है वो डाइजेशन करती है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट सिस्टम्स रखे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, इसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम हो। बेटा क्या ये इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है? अरे नहीं बेटा, ये तो एक सेल है, वन सेल। लेकिन बेटा क्या ये डाइजेशन करती है? यस। क्या ये तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करती है? यस। और एक सेल होते हुए ये तमाम बॉडी जैसे फंक्शंस करती है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाती है। ये तो बेटा पूरा प्रूफ है ना, सीधे प्रूफ है आपके पास कि सेल जो है वो बेटा लाइफ को डिनोट करता है। सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, क्लाइमेडिया है, बेटा ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये एक सेल के बने हैं, लेकिन बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। और अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, इसका साफ मतलब है बेटा कि जो सेल है वो बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट लाइफ का है, या बेसिक यूनिट जो है वो लाइफ का है। ठीक है, आप अपना कोई भी स्ट्रक्चर ले लो बेटा, कोई भी स्ट्रक्चर आप अपना ले लो, वो सेल्स का ही बना होगा। बेटा सेल से नीचे जो भी कोई स्ट्रक्चर होगा वो लिविंग पॉसिबल नहीं है बेटा, उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैंने जवाब भी बता दिया, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है बेटा वो सेल के अंदर ही हो सकती है। सो इसका मतलब बेटा मैंने आपको बहुत चीजें बताई सेल के रिलेटेड जो आप रिलेट कर सकते हो। बेटा आज मैं डिफरेंट थोड़ा बताऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक पर नहीं है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा ये सेल वर्ड पे हम थोड़ा और गौर करेंगे, थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, थोड़ा और बेटा इसकी तरफ जाएंगे हम। देखिए अगर हम सेल वर्ड को थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, मैं यहां पे आपको दिखा दूं। बेटा यूजुअली अगर आपको पता होगी जो कैदी होते हैं, ठीक है ना, जो आपके पास जहां पे उनको रखा जाता है उनको हम यूजुअली सेल बोलते हैं, या प्रिजन्स वगैरह अगर आपने सुना होगा जो प्रिजन्स होते हैं वगैरह, तो बेटा वहां पे क्या होता है, सेल जो है वो चैम्बर को डिनोट करता है। यस, जरा इसको थोड़ा बहुत हम डिटेल, क्योंकि हम सेल वर्ड हमेशा यूज करते हैं। बेटा अगर आपको किसी चीज को सेल बताना है ना, रियल डेफिनेशन क्या है बेटा, अगर किसी के पास एक बाउंड्री है, ये बेटा बाउंड्री है, एक बाउंड्री है, अगर बेटा बाउंड्री है आपके पास, क्लियर, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाउंड्री है और इसके अलावा बेटा मेरे पास वर्किंग प्लेस है, एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, वो मेरी वर्किंग प्लेस बन गई। मैं किसी ऑफिस में हो रहा हूं, मेरे पास ऑफिस में एक चैम्बर होना चाहिए बेटा, राइट, एक चैम्बर होना चाहिए जिसको मैं ऑफिस बोलूंगा। मे बी वो दीवारें भी हो सकती है और एक रूम हो सकता है, दैट इज कवर्ड बाय बाउंड्री, ट्रू बेटा। और सपोज मैं ऑफिस में काम करता हूं, मेरे पास सामने एक टेबल होगा, मेरे पास सामने जगह होगी, या मैं नीचे बैठा होगा, मतलब मेरे पास एक वर्किंग प्लेस होगी। और इसके अलावा बेटा मेरे पास एक कंट्रोल हाउस होना चाहिए, उस तमाम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, कोई चीज रन करने के लिए कोई इंसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बेटा हूं, मैं फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर सिस्टम्स को चलाता हूं, मैं बेटा इसको रन करने वाला हूं। इसी तरीके से सेल के पास अपनी एक बाउंड्री होती है बेटे, ये बाउंड्री है इसकी, क्लियर। और बेटा उसके बाद इसके पास ये जो साइटोप्लाज्म है एक सेल के पास, वो बेटा इसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, समझ में आ रहा है बेटा, वर्क प्लेस है। और इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहां पे देखूं तो यूजुअली आपके पास यहां पे बेटा सेंटर पे मिलता है न्यूक्लियस, वो बना बेटा कंट्रोल हाउस। सो तीन चीजें जो है बेटा, अगर आपके पास एक बाउंड्री होती है, अगर आपके पास बेटा एक वर्किंग प्लेस यानी साइटोप्लाज्म होता है, राइट, जिसको प्रोटोप्लाज्म आगे जाके हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में फर्क क्या है, और बेटा आपके पास कंट्रोल हाउस होना चाहिए जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। बेटा ये भी एक सेल है। सो सेल बोलने के लिए तीन चीजें बस बेटा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, इट शुड हैव एन आउटर बाउंड्री, राइट, इट शुड हैव अ बाउंड्री। दूसरा बेटा इसके पास वर्किंग प्लेस होना चाहिए जिसको आप यूजुअली साइटोप्लाज्म बोलते हो। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट लिखकर है, जो भी सारी सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिना होता है, जितनी भी सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो बेटे कहां पे होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, वर्किंग प्लेस। और बेटा ये जो सेंटर पे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आपको पता है बेटा कंट्रोल हाउस ऑफ ए सेल, डायरेक्टर ऑफ ए सेल,
राइट? सो बेटा जो एक सेल को कंट्रोल करता है, आई होप बेटा मैं ये समझाने में थोड़ा कामयाब हुआ कि सेल और जिंदगी का क्या कनेक्शन है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा बहुत बेटा मैं इस चीज से अब आगे बढ़ूंगा। सुनिए बेटा आगे। सो अभी तक अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, सेल जो है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं, हम सेल चैप्टर की ही बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अगर मैं यूजुअली बात करूं, ये बेटा आपके पास एक सेल है फॉर एग्जाम्पल। जब भी आप कभी सेल को स्टडी करते हो बेटा, यूजुअली आप टेक्स्ट बुक्स पे या कहीं किताबों पे देखते हो स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी वगैरह, बट इसमें सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा जो डिस्कवरीज वगैरह है। बेटा आप सबको पता होगी, क्लास 9 से आप पढ़ते आए हो, सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। सबको पता है बेटा, बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, शाबाश। जो रॉबर्ट हुक होता था बेटा, एक साइंटिस्ट था, राइट? ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले आपको सेल जो है, सेल को डिस्कवर किया था। बट थोड़ा और डिटेल देखेंगे बेटा। रॉबर्ट हुक ने एक ट्री पे, एक्चुअली ट्री की बार्क जिसे आप कॉर्क भी बोलते हो, उसको स्टडी किया। उस ट्री का नाम था ओक ट्री। क्या नाम था बेटे? ओक ट्री। अब बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले किस पे काम किया बेटा? शाबाश, ओक ट्री की बार्क को इसने स्टडी किया। और बेटा जब इसने स्टडी किया, इसको बेटा ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर मिला। इसको ऐसे मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर मिला। ऐसे बेटे, ऐसे 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 बेटा, ये जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इसको मिला, इससे बोला ये चैम्बर जैसा है बेटा। इसने इसको नाम दिया सेल्यूले, या चलो हम मानेंगे सेल, ठीक। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ओक ट्री पे काम किया, ठीक है। और ओक ट्री पे बेटा इसने सबसे पहले देखा बेटा जो बाउंड्री थी, जिसको इसने नाम दिया क्या? सेल। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चली भाई ये सेल नहीं थी, ये सेल वॉल था। सो कहने का मतलब क्या है बेटा? रॉबर्ट हुक जो है बेटा, उसने सबसे पहले क्या किया था? उसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग को नहीं। सो जो डेड सेल है बेटा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी थी डेड सेल। क्यों? क्योंकि बेटा इसको जो मिला था ना, वो सेल नहीं थी, वो सेल वॉल्स थे, और सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ जी रॉबर्ट हुक ने किस ट्री पे काम किया, आप बताओगे ऑक ट्री पे। इसने क्या देखा बेटा? इसने एक्चुअली लिविंग सेल देखी कि डेड सेल? इसने डेड सेल देखी थी, लिविंग सेल नहीं, डेड सेल देखी थी। और बेटा एक्चुअली अगर आप थोड़ा और डिटेल्ड जाओगे, इसने सेल वॉल को देखा था। कोई परेशानी इसमें? सो बेटा फिलहाल के लिए मैं आपकी बेस सेट कर रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक ने ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ये अपनी किताब में लिख दी बेटा, जिस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। इसमें कोई बेटा परेशानी? शाबाश बेटा, जब भी आप सेल की बात करते हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है बेटे, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है बेटा, अलग अपनी जिंदगानी बसर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल है बेटा। और मैंने आपको बताया सेल से नीचे कोई भी स्ट्रक्चर हो वो लिविंग पॉसिबल नहीं है बेटा। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट लिविंग। बेसिक यूनिट जो है जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, दैट शुड बी अ सेल। उसके बाद बेटा अगर आप सेल की बात करते हो, डिस्कवरी अगर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, सेल को सबसे पहले डिस्कवर माना जाता है रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब? 1665 में। बेटा किस ट्री पे काम किया? ओक ट्री पे। और बेटा इसने अपनी किताब लिख दी, जिस किताब को हमने बोला माइक्रोग्राफिया, जिस किताब का हमने नाम दिया माइक्रोग्राफिया। शाबाश। उसके बाद बेटा इसने एक्चुअली देखा क्या था? इसने सेल वॉल देखे थे, इसने डेड स्ट्रक्चर्स देखे थे। सो लिविंग सेल की डेड सेल? डेड सेल। सर अब बोलते हैं रॉबर्ट हुक जो है इसने पहली डेड सेल देखी थी, तो पहली लिविंग सेल किसने देखी थी? बेटा आपकी टेक्स्ट बुक पे अगर आप क्लियरली देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखकर है, एक साइंटिस्ट था एंटन वॉन लिवेनहॉक। एंटन वॉन लिवेनहॉक। सो बेटा जो एंटन वॉन लिवेनहॉक है, इसने बेटा सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। इसके पास एक माइक्रोस्कोप था,
सिंपल माइक्रोस्कोप था। इसने बेटा सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया वगैरह देखे, राइट, बैक्टीरिया को देखा, आरबीसीज वगैरह को देखा। सबसे पहले लिविंग सेल का क्रेडिट किसको जाता है बेटा? लिविंग सेल को अगर किसी ने डिस्कवर किया पहली बार, वो था एंटन वॉन लेवेनहॉक। तो जरा बेटे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम थोड़ा समअप करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं बेटा, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, बहुत ही बेसिक लेक्चर है, मानो 9th-10th का लेक्चर चल रहा है। क्योंकि बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लास 11th में फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। सो अगर मैं आपको बताता चलूं बेटा, जो आपके पास एक सेल है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, डन। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाई, वो भी मैंने आपको बताया, डन, वो ऑलरेडी, मेटाबॉलिज्म वगैरह। उसके बाद मैंने आपको बेटा बताया था सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा, ठीक है, किस ट्री के बारे में, इसने ऑक ट्री पे इसने स्टडी किया, राइट। सो ये सारी चीजें बेटा हमने देखी, और एंटन वॉन लेवेनहॉक की भी बात हमने की। अब आगे की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैं यहां पे आपको बता दूं, जिस चीज पे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,